हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको नेत्र की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था कि नेत्र की जो स्ट्रक्चर है, नेत्र की जो संरचना है, उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते थे। जैसे हम नेत्र की संरचना की अगर हम बात करें तो नेत्र की जो बाह्य जो भित्ति होती है, नेत्र गोलक की भित्ति, उसमें 3 स्तर पाए जाते थे। पहला था आपका श्वेत पटल, दूसरा था रक्तक पटल, तीसरा था आपका यानी कि दृष्टि पटल, रेटिना। अब हमने इसके अलावा रेटिना के अंदर यानी कि हमने 2 प्रकार की संवेदी सेल्सों का अध्ययन किया था, शंकु सेल्स और यानी कि शलाका सेल्स। शंकु सेल्स में रोडोप्सिन वो पाया जाता है वर्णक, जो शंकु सेल्स में आयोडोप्सिन, कौन सा आयोडोप्सिन, एक दृष्टि वर्णक पाया जाता है, जो कि जो प्रकाश है, तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों को पहचानने में मददगार होता है। दूसरी संवेदी सेल्स थी बेटा शलाका सेल्स, जिसके अंदर रोडोप्सिन दृष्टि वर्णक पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का भी उत्पन्न होता है। इसके द्वारा अंधेरे में यानी कि कम प्रकाश में हमें यानी कि दृष्टि ज्ञान कराने का कार्य कराता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो यानी रोडोप्सिन जो दृष्टि वर्णक है उसकी भी कमी हो जाएगी, जिससे हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। इसे हम रतोनिरोध कहते हैं। इन सब के अलावा रेटिना के अंदर एक था आपका येलो स्पॉट और दूसरा था आपका ब्लाइंड स्पॉट। पीत बिंदु और अंध बिंदु दोनों के बारे में हमने बात करी। इसके अलावा हमने नेत्र के भागों की अगर हम बात करें तो पहला भाग था इसका यानी कि तरल कक्ष, उसके अंदर जलीय द्रव था और यानी कि काचाभ द्रव था। इसके बाद नेत्र लेंस था और सबसे जो अंतिम पार्ट था वो था आइरिस यानी कि परितार। यहाँ तक हमने इसका अध्ययन आपके लिए यानी कि करा दिया था। आइरिस की अगर हम बात करें तो यह यानी कि वर्तुल पेशी और अरीय पेशियों से बना हुआ यानी कि पर्दा होता है, जिसका सामान्य रंग ब्लैक होता है यानी कि काला होता है। यह नीला भी होता है और भूरा भी होता है, और इसी के रंग के आधार पर हम मानव के नेत्र के रंग का निर्धारण करते हैं। अब 2 प्रकार की पेशी बताई मैंने, एक तो थी यानी कि वर्तुल पेशी और दूसरी थी यानी कि अरीय पेशी। जो यानी कि वर्तुल पेशियां हैं वो जब संकुचित होती हैं तो लेंस यानी कि पतला व छोटा यानी कि इसकी वक्रता यानी कि घट जाती है, और जब जो यानी कि अरीय पेशी हैं वो जब यानी कि शिथिल हो जाती हैं तो लेंस का आकार बढ़ जाता है, अर्थात लेंस की जो वक्रता है वो अधिक हो जाती है, उसका व्यास भी अधिक हो जाता है, यानी कि लेंस का आकार गोल व मोटा हो जाता है। ये जो पुतली का आकार बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीजें प्रकाश जो आ रहा है तो प्रकाश कितना आना चाहिए उसके नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है, जो कि एक अनैच्छिक क्रिया होती है। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेटा नेत्र गोलक की गति एवं नेत्र ग्रंथियां। अब सबसे पहले हम नेत्र गोलक की अगर हम गति की बात करें हम तो नेत्र गोलक की जो गति है, नेत्र गोलक की गति नेत्र गोलक की जो गति है तो प्रत्येक नेत्र गोलक जो है वो नेत्र कोटर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? नेत्र कोटर के अंदर। और नेत्र कोटर में कंकाली पेशियां पाई जाती हैं, और इन कंकाली पेशी की सहायता से नेत्र ऊपर नीचे व दाएं बाएं गति करता है। प्रत्येक नेत्र गोलक नेत्र कोटर में उपस्थित होता है और कंकाली पेशियों की सहायता से दाएं बाएं और ऊपर नीचे गति करता है। नेत्र गोलक की गति के लिए 6 कंकाली पेशियां जिम्मेदार होती हैं। कितनी पेशियां? 6 कंकाली पेशी। 6 कंकाली पेशियां जिम्मेदार होती हैं, जिनमें से 4 रेक्टस, इनको हिंदी में बेटा कहते हैं रिजु पेशी। क्या कहते हैं? रिजु पेशी। और 2 ऑब्लिक्यूट यानी कि तिरछी,
टोटल कितनी हो गई 6। तो नेत्र गोलक की जो गति है उसके लिए 6 कंकाली पेशी जिम्मेदार होती हैं। हमने पहले भी बताया था बेटा, ध्यान से समझने की बात है कि नेत्र जो गोलक है यह नेत्र गोलक नेत्र कोटर में पाए जाते हैं और कंकाली पेशियों की सहायता से ऊपर नीचे व दाएं बाएं गति करते हैं, जिसकी गति के लिए 6 कंकाली पेशियां जिम्मेदार होती हैं, अर्थात 6 कंकाली पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 तो रेक्टस पेशी होती हैं अर्थात ऋजु पेशियां होती हैं और 2 ऑब्लिक्यू यानी कि तिरछी पेशियां होती हैं। इनको याद करने का तरीका बता देता हूं मैं। सबसे पहले बताऊंगा आपके लिए रेक्टस जो है 4 बाह्य, अंतः, ऊर्ध्व और अधो। बाह्य ऋजु पेशी, अंतः ऋजु पेशी, ऊर्ध्व ऋजु पेशी, अधो ऋजु पेशी। ऐसे ही 2 ऑब्लिक्यू जो यानी कि तिरछी हैं वो ऊर्ध्व और अधो, इसलिए मैं इनके नाम लिख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहली हो जाएगी आपकी बाह्य ऋजु पेशी, बाह्य ऋजु पेशियां। दूसरी है अंतः ऋजु पेशियां। तीसरी है ऊर्ध्व ऋजु पेशी और चौथी है आपकी अधो ऋजु पेशी। तो 4 तो हो गई आपकी रेक्टस। कितनी बची? 2 में देखिए आप, एक तो होती है बेटा ऊर्ध्व तिरछी पेशी, ऊर्ध्व तिरछी पेशियां, और दूसरी होती है अधो तिरछी पेशियां। 4 प्लस 2 कितनी होगी बेटा? 6 कंकाली पेशियां। तो ये 6 की 6 कंकाली पेशी जो होती हैं ये नेत्र की गति के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिससे नेत्र ऊपर नीचे दाएं बाएं इस प्रकार की नेत्र गोलक की गति होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? एक बार इसको फिर रिवाइज कर देता हूं मैं। जो टॉपिक का नाम है वो है नेत्र गोलक की गति। यानी कि प्रत्येक नेत्र गोलक जो होता है वो नेत्र कोटर में पाया जाता है और कंकाली पेशियों की सहायता से नेत्र जो गोलक है वो दाएं बाएं व ऊपर नीचे गति करता है। नेत्र गोलक की गति के लिए 6 कंकाली पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 रेक्टस अर्थात ऋजु पेशी और 2 ऑब्लिक्यू अर्थात यानी कि तिरछी पेशियां पाई जाती हैं। 4 जो रेक्टस है उनके नाम देख लीजिए। पहली है बाह्य ऋजु पेशियां, दूसरी अंतर ऋजु पेशियां, तीसरी ऊर्ध्व ऋजु पेशियां और चौथी है अधो ऋजु पेशियां। इसी तरह से अगर हम ऑब्लिक्यू यानी कि तिरछियों की बात करें तो पहली है ऊर्ध्व तिरछी पेशियां और दूसरी है अधो तिरछी पेशियां। इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है बेटा एक छोटा सा टॉपिक आता है निमिषक झिल्ली। निमिषक झिल्ली अगला टॉपिक है बेटा निमिषक झिल्ली। निमिषक झिल्ली इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्लीका सेमिल्यूनेरिस। प्लीका सेमिल्यूनेरिस। निमिषक झिल्ली की अगर हम बात करें बेटा तो निमिषक झिल्ली क्या होगी? देखो बेटा, प्रत्येक नेत्र में एक अवशेषी झिल्ली पाई जाती है। प्रत्येक जो नेत्र है अगर उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर एक अवशेषी झिल्ली पाई जाती है जो कि नेत्र की सफाई करने के लिए कार्य करती है। आदि मानव में हुआ करती थी ये, यानी कि प्रत्येक नेत्र में एक अवशेषी झिल्ली पाई जाती है जो आदि मानव में वर्तमान में आदि मानव में नेत्र की सफाई करने का कार्य करती थी। आप लोगों ने कभी गाड़ी में, बस में या कोई 4 व्हीलर में आपने यात्रा की है और जब कभी कोई बारिश का मौसम है या सर्दियों के अंदर जब फॉग पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो उस समय ड्राइवर यानी कि हमारे जो वाइपर होते हैं उनसे शीशे को साफ करता है। तो जब शीशा साफ करता है ठीक उसी तरह हमारे नेत्रों में भी एक अवशेषी झिल्ली पाई जाती है जो कि आदि मानव में नेत्र की सफाई करने का कार्य करती थी, लेकिन आज वो नहीं होती। अवशेषी थी तो वो विलुप्त हो गई। लेकिन अगर हम पक्षियों की अगर हम बात करें
तो पक्षियों के अंदर आज भी प्लीका सेमिल्यूनेरिस अर्थात निवेशक झिल्ली पाई जाती है, जो कि नेत्र की सफाई करने का कार्य करती है। इसके बाद जो टॉपिक है वो आया बेटा आपकी नेत्र ग्रंथियां, अर्थात नेत्र से संबंधित ग्रंथियां। नेत्र ग्रंथियां देखो बेटा, नेत्र से संबंधित जो ग्रंथियां थी चैप्टर नंबर 21 में जो यानी कि त्वचा वाला अध्यावरणीय तंत्र का था, तो उसके अंदर हमने भी कुछ यानी कि ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया था। उन्हीं ग्रंथियों में से यहाँ भी वही ग्रंथियां हैं, यानी कि नेत्र ग्रंथियां अर्थात नेत्र से संबंधित जितनी भी ग्रंथियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि का नाम है बेटा मीवोवियन। सबसे पहली ग्रंथि का नाम है मीवोमियन। सबसे पहली जो ग्रंथि है वो है मीवोमियन। देखिए बेटा, मीवोमियन ग्रंथियों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 21 में भी अध्ययन किया था, तो उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं कि यह जो ग्रंथि है यह पलकों की जो यानी कि बरौनियां हैं अर्थात पलकों के किनारों में पाई जाती हैं, और ये एक तेलीय पदार्थ का स्रावण करती हैं। किसका करती हैं? तेलीय पदार्थ का स्रावण करती हैं, जो कि कॉर्निया और नेत्र को नम बनाए रखने का कार्य करता है। ये तेलीय पदार्थ जो होता है ये नेत्र और कॉर्निया को नम बनाए रखता है, जिससे नेत्र गोलक की जो गति है वो भी सक्सेस होती है। इसके अलावा जो हमारी पलक हैं वो आसानी से ऊपर नीचे होती रहती हैं, जिससे ये जो पलक हैं ये बाह्य कोई भी आघात है उससे नेत्र की सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो सबसे पहली ग्रंथि कौन सी बेटा? मीवोमियन ग्रंथि। यह ग्रंथि आंख की बरौनियों में अर्थात पलकों के जो किनारे हैं वहां पर पाई जाती हैं। एक तेलीय पदार्थ का स्रावण करती हैं, जो कि नेत्र और कॉर्निया को नम या अर्थात चिकना बनाने का कार्य करती है, जिससे पलक आसानी से अपनी गति करती है। दूसरी ग्रंथि है बेटा मॉल ग्रंथि। मॉल ग्रंथि को हम यानी कि सिलियरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, अर्थात पक्षमावी ग्रंथि। यानी कि सिलियरी ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं बेटा पक्षमावी ग्रंथि। मॉल ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्रंथि के बारे में सर्वप्रथम मॉल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। सर्वप्रथम मॉल नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको मॉल ग्रंथि कहते हैं। ये जो ग्रंथि है ये स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। इनका बेटा स्वेद ग्रंथि का रूपांतरण होती हैं, और पलक के जो किनारे हैं उनके पास में जो पुटकाएं पाई जाती हैं उनके अंदर ये खुलती हैं। तो दूसरी कौन सी होगी बेटा आपकी? मॉल ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि है आपकी अश्रु ग्रंथि। तीसरी है बेटा अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि के बारे में हम बात करते हैं बेटा, तो दोनों आंखों के जो ऊपरी पलक हैं उनके किनारों में यानी कि दोनों आंखों के ऊपरी जो पलक हैं उनमें 3 अश्रु ग्रंथि पाई जाती हैं, जिनमें से एक अश्रु ग्रंथि नमकीन द्रव का स्रावण करती है, जो कि कॉर्निया को नम बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा ये आंखों की सफाई करने का भी कार्य करते हैं। नमकीन द्रव होता है, इसके कारण क्या होता है? हमारा जो आंसू होता है वो खारा होता है। इसके अलावा अश्रु जो द्रव है, जो आंसू है, उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम की उपस्थिति के कारण यह सूक्ष्म जीव एवं अन्य हानिकारक जो जीव हैं उनसे नेत्र की सुरक्षा करने का कार्य करता है। अब बेटा ये नेत्र ग्रंथि थी आपकी, पहली थी मीवोमियन ग्रंथि, दूसरी थी मॉल ग्रंथि, तीसरी है अश्रु ग्रंथि।
एक बार इनको मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले मीलोमियन ग्रंथि, यह आंखों की यानी कि बरौनियों अर्थात पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं। इसके अलावा ये तेलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं। ये तेलीय जो पदार्थ होता है ये कॉर्निया को नम एवं चिकना बनाए रखता है। इसके अलावा ये नेत्र की सफाई करने का भी कार्य करते हैं, जिसको पलकों को गिराने या उठाने में कोई भी समस्या नहीं होती है। किसके कारण बेटा? तेलीय पदार्थ के कारण। दूसरी है आपकी मॉल ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बेटा सिलियरी ग्रंथि और हिंदी में पक्षमावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मॉल ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्रंथि को सर्वप्रथम मॉल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये श्वेत ग्रंथि का रूपांतर होती हैं और पलकों के पास में जो पटकाएं फॉलिकल पाई जाती हैं वहां पर ये खुलती हैं। तीसरी है बेटा अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि दोनों नेत्रों के ऊपरी पलकों में 3 अश्रु ग्रंथि पाई जाती हैं, जिनमें से एक अश्रु ग्रंथि नमकीन द्रव का स्रावण करती है जो कि कॉर्निया को नम बनाता है और जो पलक होते हैं उनको भी नम बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा यह आंख की सफाई करने का भी कार्य करता है। अश्रु जो द्रव होता है उस अश्रु द्रव में लाइसोजाइम एंजाइम की उपस्थिति के कारण यह सूक्ष्मजीव एवं अन्य हानिकारक जीवों से हमारे नेत्र की सुरक्षा करता है, अर्थात उनको संक्रमित होने नहीं देता है। तो अब बेटा अपनी नोटबुक उठाइए और नोटबुक में लिखना प्रारंभ करें। पिछली क्लास के अंदर जो नेत्र की जो स्ट्रक्चर थी उस नेत्र की संरचना में एक लास्ट टॉपिक था बेटा आइरिस यानी परितार का, वो रह गया था। तो सबसे पहले उसको लिखें आप। नेत्र की जो संरचना थी उसमें लास्ट पॉइंट है आपका आइरिस। लास्ट पॉइंट है आपका आइरिस, तो लिखिए बेटा आइरिस, हेडिंग डालिए आइरिस या परितार का। लास्ट हेडिंग है बेटा नेत्र की स्ट्रक्चर। पिछली क्लास में ये रह गया था, लेंस तक मैंने लिखा दिया था। उसके बाद लास्ट टॉपिक हेडिंग लिखिए आइरिस और इसमें लिखिए आप हाँ बेटा हेडिंग डाल लीजिए आइरिस। नेत्र के जो भाग थे उसमें पहला था आपका यानी कि तरल कक्ष, दूसरा था आपका लेंस और तीसरा है आइरिस। इसको लिखिए आप। यह लेंस के सामने वर्तुल एवं अरीय पेशियों से निर्मित एक प्रकार का पर्दा होता है जिसका सामान्यतः रंग काला होता है। यह नीला व भूरा भी हो सकता है। इसी के आधार पर नेत्र का रंग प्रदर्शित होता है। इसी के आइरिस की बात कर रहे हैं बेटा, ये जो आंख के अंदर ब्लैक धब्बा है जो, ठीक है, इसके अंदर होती है पुतली, छोटा सा और छिद्र होता है पुतली, वो पुतली होती है, रंग प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, आप डैश करके लिखेंगे। वर्तुल पेशियां शिथिल होकर, डैश करके लिखो, वर्तुल पेशियां शिथिल होकर पुतली को शकरा बनाती हैं, जबकि अरीय पेशियां संकुचित होकर पुतली को चौड़ा करती हैं। अरीय पेशियां संकुचित होकर पुतली को चौड़ा करती हैं। पुतली को
शकरा एवं चौड़ा, पुतली को शकरा एवं चौड़ा नेत्र में प्रवेश करने वाले, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है। डैश करके लिखो बेटा। जब नेत्र पर अधिक प्रकाश आपतित होता है, जब नेत्र पर अधिक प्रकाश आपतित होता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है एवं कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। नेत्र नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, नेत्र गोलक की गति। नेत्र की जो संरचना थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेत्र की संरचना कंप्लीट हो गई आपकी। 3 भित्ति थी, श्वेत पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल। दृष्टि पटल के अंदर शंकु सेल्स और शलाका सेल, दो संवेदी सेल्स थी। इसके अलावा 2 बिंदु थे, पीत बिंदु और अन्य बिंदु। इसके बाद नेत्र के भाग में पहला था तरल कक्ष, दूसरा था आपका लेंस और तीसरा था आइरिस। तो ये नेत्र की संरचना आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेत्र गोलक की गति। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, नेत्र गोलक की गति। यहां लिखिए बेटा, इसमें प्रत्येक नेत्र गोलक नेत्र कोटर में स्थित होता है। प्रत्येक नेत्र गोलक नेत्र कोटर में स्थित होता है और कंकाली पेशियों की सहायता से दाएं बाएं और कंकाली पेशियों की सहायता से दाएं बाएं, ऊपर नीचे गति करता है। नेत्र गोलक की गति के लिए 6 कंकाली पेशियां पाई जाती हैं। नेत्र गोलक की गति के लिए 6 कंकाली पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 रेक्टस रेजुपेशियां, हिंदी में लिख लेना रेजुपेशियां, और 2 ऑब्लिक्यू, हिंदी में लिख लेना बेटा तिरछी पेशियां। जिनमें से 4 रेक्टस रेजुपेशियां और 2 ऑब्लिक्यू अर्थात तिरछी पेशियां होती हैं जो निम्न है। अब पहले 4 रेक्टस जो रेजुपेशियां, इनके नाम लिख लीजिए आप। पहली है आपकी
बाह्य ऋजुपेशी। दूसरी अंतः, तीसरी ऊर्ध्व, चौथी अधो। ऑब्लिक्यू में लिख दीजिए आप पहली, 5 में लिख देंगे बेटा, 4 तो ये हो गए, 6 है तो 5 में लिखो ऊर्ध्व तिरछी पेशी। छठवीं अधो, अधो पेशी लिख दीजिए इनको 6 के 6 को। बाह्य अंतर ऊर्ध्व अधो और 2 हो गई ऊर्ध्व और अधो, 4 और 2 6। इसके बाद हेडिंग लिखिए आप, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे आप स्टार बना के निमेषक झिल्ली। इसके बाद हेडिंग लिखिए आप निमेषक झिल्ली। इंग्लिश लिख लीजिए इसकी, प्लीका सेमी ल्यूनेरिस, प्लीका सेमी ल्यूनेरिस। इसमें लिखिए बेटा, मानव नेत्र के अंदर, मानव नेत्र के अंदर एक अपसेशी झिल्ली पाई जाती है। मानव नेत्र के अंदर एक अपसेशी झिल्ली पाई जाती है जो आदिमानव में, जो आदिमानव में नेत्र की सफाई करने हेतु, नेत्र की सफाई करने हेतु काम आती थी, काम आती थी, लेकिन वो सॉरी आती थी, जिसे निमेषक झिल्ली कहते हैं, जिसे निमेषक झिल्ली कहते हैं। डैश करके लिख दीजिए बेटा। पक्षियों में यह सक्रिय रूप से पाई जाती है। डैश करके लिख दो, पक्षियों में यह सक्रिय रूप से पाई जाती है। इसके बाद है लिखेंगे नेत्र ग्रंथियां। नेत्र ग्रंथियां प्लीका सेमुलेशन है बेटा, आदि मानव में पाई जाती थी, लेकिन जो वर्तमान जो हम हैं हमारे अंदर ये नहीं होती है। लेकिन पक्षियों की अगर हम बात करें तो पक्षियों में यह आज भी सक्रिय रूप से पाई जाती है। इसके बाद एंड लिखिए आप नेत्र ग्रंथियां। और नेत्र ग्रंथियों में सबसे पहले लिखिए आप मीबोमियन। मीबोमियन ग्रंथि, यह ग्रंथि पलकों के किनारे, यह ग्रंथि पलकों के किनारों या बरौनियों में पाई जाती हैं। यह ग्रंथि पलकों के किनारे या बरौनियों में पाई जाती हैं, जिससे तेलीय पदार्थ का स्रावण होता है, जिससे तेलीय पदार्थ का स्रावण होता है। यह तेलीय पदार्थ, यह तेलीय पदार्थ कॉर्निया को
नम एवं चिकना बनाए रखता है, नम एवं चिकना बनाए रखता है, जिससे पलकों को गिराने एवं उठाने में, जिससे पलकों को गिराने एवं उठाने में कोई भी समस्या नहीं होती है, कोई भी समस्या नहीं होती है, जिससे पलकों को गिराने एवं उठाने में कोई भी समस्या नहीं होती है। दूसरी हेडिंग लिखो आप, मौल ग्रंथि या सिलेरी ग्रंथि। दूसरी लिखिए मौल ग्रंथि या यानी कि सिलेरी ग्रंथि। लिखिए बेटा, इन ग्रंथियों के बारे में, इन ग्रंथियों के बारे में हैंडल लिखिए। इन ग्रंथियों के बारे में मौल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इन ग्रंथियों के बारे में मौल नामक वैज्ञानिक ने बताया था इसलिए इसे मौल ग्रंथि कहते हैं, इसलिए इसे मौल ग्रंथि कहते हैं। इसे सिलेरी ग्रंथि या पक्षमावी ग्रंथि, सिलेरी ग्रंथि या पक्षमावी ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सिलेरी ग्रंथि या पक्षमावी ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। जो पलकों की बरौनियों के पास, जो पलकों की बरौनियों के पास, जो पलकों की बरौनियों के पास फुटिकाओं में खुलती हैं, फुटिकाओं में खुलती हैं। जो पलकों के पास फुटिकाओं में खुलती हैं। तीसरी ग्रंथि हेडिंग लिखिए बेटा आप, अश्रु ग्रंथियां। अश्रु ग्रंथियां लिखिए बेटा, इसमें आप दोनों पलकों के ऊपरी पलक के किनारे पर, दोनों आंखों के ऊपरी पलक के किनारे पर 3 अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं। दोनों आंखों के ऊपरी पलक के किनारे पर 3 अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक नमकीन द्रव का स्रावण करती है। जिनमें से जिनसे 3 जो अश्रु ग्रंथियां हैं, तीनों नमकीन द्रव का स्रावण करती हैं। ऐसे लिखिए आप, ध्यान से सुनो दोबारा से। दोनों आंखों के ऊपरी पलक के किनारे पर 3 अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे एक नमकीन द्रव का स्रावण होता है। जिनसे एक नमकीन द्रव का स्रावण होता है, जो कि पलकों एवं कॉर्निया को नम बनाता है। जो
जो कि पलकों एवं कॉर्निया को नम बनाता है तथा आंखों की सफाई भी करता है। आंखों की सफाई भी करता है। एक लास्ट लाइन लिख लीजिए बेटा आप डैश करके। अश्रु द्रव में आंसू जो होता है उसको अश्रु द्रव कहते हैं। अश्रु द्रव में लाइसोजाइम, अश्रु द्रव में लाइसोजाइम की उपस्थिति के कारण, अश्रु द्रव में लाइसोजाइम की उपस्थिति के कारण यह आंख में प्रवेश होने वाले सूक्ष्मजीवों एवं अन्य हानिकारक पदार्थों का अपघटन करता है। अन्य हानिकारक जीवों का अपघटन करता है। जब अपघटन हो जाएगा तो नेत्र की क्या हो जाएगी, सुरक्षा भी हो जाएगी। इसके बाद जो टॉपिक है वो है बेटा नेत्र की यानी कि क्रियाविधि। देखो बेटा, नेत्र की क्रियाविधि की बात करें तो नेत्र एक संवेदी अंग है जो कि उद्दीपनों के आधार पर यानी कि कार्य करता है और इन्हीं उद्दीपनों के आधार पर इनकी जो क्रियाविधि है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। देखो बेटा, नेत्र की क्रियाविधि में अगर हम देखें तो सबसे पहले यानी कि नेत्र की क्रिया में हम इस चीज का वर्णन करेंगे, इस चीज का अध्ययन करेंगे कि हमें दिखाई कैसे देता है। सबसे पहले यानी कि प्रकाश नेत्र में जाएगा, अर्थात प्रकाश का संप्रेषण। कोई वस्तु है जिस पर हमारी आंख यानी कि कोई वस्तु है जिस पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी और कॉर्निया से होते हुए जलीय द्रव में, जलीय द्रव से लेंस से होते हुए काचाभ द्रव में और सबसे लास्ट में रेटिना पर पहुंच जाएगी। उसके बाद में क्या हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसके बाद में प्रतिबिंब का निर्माण होने के बाद तंत्र का आवेग का निर्माण होगा, फिर उसका संप्रेषण होगा किसके लिए, मस्तिष्क के लिए, और फिर अनुभूति होगी। अर्थात जो मस्तिष्क है, जो प्रतिबिंब बना है उसका विश्लेषण करेगा और जो वास्तविक जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसको सीधा करके देखा जाता है। किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेत्र की जो क्रियाविधि है इसमें पहला पॉइंट हो गया आपका प्रकाश का संप्रेषण, दूसरा हो गया प्रतिबिंब का निर्माण, तीसरा हो गया आपका तंत्र का आवेग का निर्माण एवं संप्रेषण, और चौथा हो गया अनुभूति, जो कि आगे की जो क्लास होगी उसमें इसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। जो भी आपके समझ में नहीं आए आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।